कैसा इंतजाम है और क्या लाइट और क्या ऐसा आधुनिकीकरण है जिससे उस समाज के नौजवान पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। ये उनके आदेश से हो रहा है। मैं अपने नेता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब ऐसे हादसों में मैं गया तो मैंने देखा कि दीवारें टूटी हुई हैं, सब पर सीलिंग है, सब भीगी हुई दीवारें हैं, कई कई कमरे तो दम घोटू हैं, बाथरूम जरूरत से ज़्यादा गंदे हैं, जो जहाँ मेस होनी चाहिए वो स्टैंड बना हुआ है, उसमें साइकिलें और गाड़ी खड़ी है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था प्रॉपर नहीं है भी तो जगह जगह से पानी बह रहा है। और जो पूरे भवन के हालात हैं वो बिल्कुल जर्जर से हैं। कई जगह तो जैसे हम पीलीभीत में थे वहाँ तो भवन बहुत जर्जर था, हमें लगा कहीं दीवार वाल गिर ना जाए। या ऐसे ही हाल बदायूं की भी एक हॉस्टल की थी। कहीं ना कहीं हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने और आपने गोलियां की, लेकिन हमारे नेता ने जो बहुत पहले बाबा साहब चाहते थे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि दोनों विचारधाराएं एक साथ आकर देश को नया रास्ता देने का प्रयास किया जाए, वो काम हमारे नेता ने राजनीतिक रूप से किया। उन्होंने प्रयास किया कि दोनों विचारधाराएं साथ में आ जाए और राजनीति में एक नई विचारधारा का जन्म हो। उससे पहले भी प्रयास हमारे नेताजी आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, लेकिन चीजें उस तरह से आगे नहीं चल पाई। लेकिन इस बार हमारे नेता ने पूरा मन बनाकर ये प्रयास किया कि हम इस विचारधारा के साथ, बाबा साहब के मिशन के साथ पूरी ताकत से चलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। मैं उदाहरण भी दूंगा। मेरी बात 18 लाख लैपटॉप विशाल गौतम जी बैठे हुए हैं, उनके ये भाई डॉक्टर हैं, KGNU में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके भाई को मिला। और यही बात जब कल परसों हमने बदाई के हॉस्टल में की तो वहां के भी नौजवानों ने खड़े होकर कहा कि मुझे भी वो लैपटॉप मिला। कहीं ना कहीं एक बड़े वर्ग को भी जो आपके समाज से आता है, हमारे नेता की सोच ने उस आधुनिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया जिस आधुनिकता के साथ बाबा साहब जोड़ना चाहते हैं। ये छोटी बात नहीं है। ये हम आप समझते हैं कि हम जैसे परिवारों से आते हैं, सपने में भी लैपटॉप जैसी क्रिया या लैपटॉप जैसी चीज का पा नहीं सकते। लैपटॉप बहुत बड़ी चीज थी और अमीरों के हाथों की चीज थी, हमारे हाथों में पता नहीं कब आती। लेकिन अपने नेता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस गरीब तबके को लैपटॉप देने का काम किया जो गरीब तबका उस साधन के अभाव में पढ़ाई कर रहा था। एक और योजना थी, सीधे आप शायद आपकी जानकारी में हो या ना हो, क्योंकि इस पुरानी सरकार की बात है। एक योजना थी 55 लाख पेंशन की, 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी जा रही थी। वो गरीब परिवार की महिला, आप अंदाजा लगाओ, हमारे और आप शहर में तो 500 रुपए बड़ी चीज नहीं लगती है, 500 रुपए हमें खर्चा दिखता होगा, लेकिन उस गांव वाले से पूछो कि उसके लिए 500 रुपए की बचत क्या थी। अगर भूले से भी उसके परिवार का बच्चा 5-10 रुपए की मिठाई मांग लेता या खिलौना मांग लेता था तो सोचो उनके मन से क्या निकलता। या भूले से बीमार पड़ जाता था तो 10 या 100 रुपए की दवा नहीं मिलाती। वो काम भी हमारे नेता ने करके दिया। नए मेडिकल कॉलेज बनाना, नए इंस्टीट्यूट बनाना और नई तरह की तकनीक के साथ शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास हमारे नेता ने किया। हम जो आपसे कहने आए हैं, हम आपका आह्वान करने आए हैं। नौजवानों, मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ बातों से अगर देश आगे बढ़ जाता
क्या हमारे आपके हालत सुधर जाते? तो भाषण तो बहुत अच्छे लोग देते हैं, लेकिन सच में आपको क्या मिला, इस पर सोचने की आवश्यकता है। क्या हो रहा है? रोहित वेमुला की घटना याद होगी, और किस लिए उसने आत्महत्या की। अब एक विचारधारा के लोग इस देश में रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि और किसी विचारधारा के लोग इस देश में रहे ही ना। जबरदस्ती ऊपर विचारधारा थोपी जा रही है। इतना अपमान, इतना जलील करते हैं आप। हमारे उत्तर प्रदेश में भी सब सरकार बनी योगी जी की, तो मुश्किल से 2-3 महीने गुजरे होंगे। वो बलरामपुर का एक नौजवान जो दिल्ली में IAS की परीक्षा देना चाहता था, वो जब परीक्षा देने चलता है तो उसको रास्ते में रोक के मारा पीटा जाता है। इतना मारा पीटा जाता है तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, उसकी परीक्षा छूट जाती है। आप सोचो, ये लड़ाई किन मानसिकता के लोगों से? ये लड़ाई जात व्यवस्था से ज्यादा उस सोच में है, जिस सोच से वो लोग किसी समाज को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। और जो ताकत हमें बाबा साहब ने दी थी, जो ताकत संविधान से दी थी, वो ताकत भी हमसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है। गड्ढा साहब बैठे हुए हैं, रोस्टर कानून में बताओ हमारा हक छीनने का प्रयास किया गया कि नहीं किया गया? रोस्टर कानून से आपका हक छीनने का प्रयास किया गया, और लोग बात बात पर रिजर्वेशन को गाली देना शुरू कर देते हैं। बात बात पर रिजर्वेशन को गाली देते हैं। आप बताओ डॉक्टर साहब, अगर 3 तरह के नौजवान हैं और तीनों को आप 100 मीटर की दौड़ में दौड़ाकर उनकी योग्यता का निर्धारण करना चाहते हैं, तो एक नौजवान सुबह काजू बादाम खाता है, दूध पीता है, फल खाता है, पैरों में बढ़िया जूते हैं, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, वो प्रैक्टिस करता है, उसको कोच भी मिला हुआ है, वो भी 100 मीटर की दौड़ की तैयारी कर रहा है। एक नौजवान जो काजू बादाम नहीं खाता, बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनता, लेकिन खाना 2 वक्त 3 वक्त का खा लेता है। और एक नौजवान तो ऐसा भी है, उसे 1 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल से उसके पैरों में जूते हैं, बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को इस काम के लिए सहज पाता है कि वो 100 मीटर की दौड़ में दौड़ेगा, अन्यथा ज्यादातर वो अपने परिवार के बोझ से रह जाता है। क्या तीनों को दौड़ाकर आप समान योग्यता की निर्धारण कर सकते हैं? क्या तीनों को एक ही दौड़ में दौड़ाकर आप चाहते हैं कि तीनों एक जैसा दौड़ जाएं? अगर नहीं जाते तो आपको फिर समान अवसर देना होगा। अगर आप आरक्षण खत्म करना चाहते हो तो बिल्कुल खत्म करो, पर तीनों को बराबर की सुविधाएं दे दो। तीनों कम से कम जो व्यवस्था पहले के लिए है वो आखिरी के लिए भी होनी चाहिए। काजू बादाम उसे भी मिले, अच्छे कपड़े उसे भी मिले, अच्छा जूता उसे भी मिले, कोच उसे भी मिले। जब सबको बराबर पे लाके खड़ा करोगे, फिर योग्यता का निर्धारण करना, और फिर तुम चाहो तो रिजर्वेशन को गाली दे सकते हो। लेकिन अगर आप सबको समान अवसर नहीं दे सकते तो फिर किसी को गाली देने का आपका अधिकार नहीं है। और ये बात हम पूरी ताकत के साथ कहना चाहते हैं। और ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। नौजवानों, एक सिस्टम के तहत छात्रों को एक दूसरे से लड़ा दिया गया। इस देश में छात्र बड़ी ताकत हुआ करते थे, लेकिन सोचिए कैसी मानसिकता है, जानबूझकर ऐसी बातें की जाती हैं जिससे एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ जाए, छात्र आपस में बटे रहे और सरकार अपनी मनमानी करती है। आप सोचो, ये छोटी बात नहीं है और आसान नहीं है। सोच और मानसिकता का फर्क है। मैं जब अपने डिग्री कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे साथ का एक नौजवान, मैं कॉलेज पहुंचा था, वो मेरे पास रुआसा आया। हमारे साथ का एक लड़का लक्ष्मी नारायण उसका नाम है, इस समय वो संस्कृत से टीचर है, संस्कृत से टीचर है। उसने आकर कहा कि भैया ऐसी बात है, आज आखिरी फीस भरने का आखिरी दिन है, अगर आज इसकी फीस नहीं भर पाई तो इसकी पढ़ाई रुक जाएगी। मैंने जब उसको देखा, उसके पैरों की तरफ देखा, तो उसके चप्पल में चारपाई में बांधे जाने वाले बांध थे, छुट्टी की जगह जो डोरिया होती है उसकी जगह वो चारपाई में बांधे जाने वाला बांध से वो चप्पल बांधा गया था जिसे उसने पहन रखा। मैंने कहा जाओ प्रिंसिपल से बात करो,
वो भी उसी वर्ग के हैं, हो सकता है तुम्हारे दर्द को समझे। लेकिन डॉक्टर साहब बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े पदों पर पहुंचने के बाद हमें भूल जाते हैं। उनके पास जब फीस के लिए कहने गया तो जाके उन्होंने कहा कि जाओ ये क्यों काम करते हो, अपनी हालत देखो, तुम पढ़ने के लायक हो। और वो जो अरुआ सा आग लेके आया था वही से फूट फूट के रोके हमारे पास वापस आया। और जब उसने अपनी बात बताई तो मुझे इतना क्रोध आया, मैं गया प्रिंसिपल के पास। उनका नाम है, ये घटना मेरे कॉलेज के लोग जानते हैं। और वो नौजवान लड़का यही आपके दिल्ली में सर्विस करता है। उसने जब ये बात बताई, मैं गया प्रिंसिपल के साथ। हमने कहा आपको शर्म नहीं आती, एक नौजवान अगर एक दिन फीस के लिए लेट हो जाएगा तो आप उसको पढ़ाने में मना कर देंगे, आप उसको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देंगे। अरे आपकी तो इतनी तनख्वाह है, आपको तो कहना चाहिए कि बेटा आप तो अध्यापक भी हो। कोई और बातें छोड़ दी जाए तो कम से कम आप ये कह सकते हैं ठीक है बेटा तुम्हारी फीस मैं भर दे रही हूँ, अगले दिन तुम आकर मैं पैसा दे देना, लेकिन ये पढ़ाई अपनी जारी रखो। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने उनकी कुर्सी में पलट दी, मेरा काफी झगड़ा हुआ और फिर बाद में हमारे सब छात्रों ने, नौजवानों ने मिलकर उसकी फीस भर दी। आज वो लड़का ये आपके दिल्ली में जो है अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है। लेकिन समझना पड़ेगा ये लड़ाई कितनी बड़ी है। छोटी छोटी बातों को लेकर आपको वंचित रहना पड़ा। बाबा साहब कहते थे शिक्षा वो सेंधी का दूध है, जिसे जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा और सम्मान को पा सकेगा। और बहुत से लोग हैं जो आपको इससे रोकना चाहते हैं। हाँ, ये और बात है कि आपको न जाने किन बातों में भटकाया जाता है और बड़ी बातें की जाती है। लेकिन सच यही है, अगर किसी ने आपके बारे में सोचा है और बिना आपको वोट का लालच के दिए काम किया है तो मैं गर्व के साथ कहता हूं वो सोच आदरणीय अखिलेश यादव जी की। हो सकता हो बातें कम समझ में आए, पहली बार में आपको बात ना समझ रहे हो, लेकिन जो सीनियर है, जो पढ़े लिखे हैं, उनसे बात को जब और करीब से समझिएगा। आप व्यवस्थाएं देख लो, जो सरकारें हैं किस तरह की बातें कर रही हैं, और कुछ दल तो चंदा उगाही के लिए बने हुए हैं। हम ये जो बताना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं कि अगर आपको भविष्य देखना है, सुनहरा भविष्य देखना है, तो कैसे आपका पढ़ाई बेहतर होगी और कैसे ऐसे हॉस्टलों में और बेहतर सुविधाएं होंगी। हमारे नेता ने ये कहा कि जाके कहना और नौजवानों को विश्वास दिलाना कि समाजवादी सरकार आने पर ऐसे हॉस्टलों को अपडेट किया जाएगा। ई लाइब्रेरी देंगे हम इसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम बैठाएंगे, इसके अंदर हम वाईफाई की सुविधा देंगे और वो बेहतर सर्विसेज करके देंगे, जिससे गरीब मजदूर किसान का बेटा, दलित का बेटा भी आकर बेहतर पढ़ाई कर पाए। और वो काम उन्होंने किए हैं। जब स्कूल ज्यादा होंगे तो बताओ आपके पास अवसर ज्यादा होंगे कि नहीं? विश्वविद्यालय ज्यादा होंगे तो आपके पास अवसर ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? और अगर ये सब ज्यादा होंगे तभी रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे, और जब रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे तभी आपके साथ सही न्याय हो पाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि जो विचारधारा बाबा साहब लेकर चले थे, और बहुत सारी बातों पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन असली आदमी, व्यक्ति और असली विचारधारा वही है जो समाज के हर वर्ग की बात करे। और समाजवादी विचारधारा एक ऐसी है जो बांटने का काम नहीं करती। यही एक ऐसा दल है जो समाज के हर वर्ग की बात करता है, समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाना चाहता है, या समाज के हर वर्ग को आगे लाना चाहता है, और कोई भेदभाव नहीं करना चाहता। जिसके पास व्यवस्थाएं कम है उसको ज्यादा व्यवस्था देकर, जिसके पास व्यवस्था थोड़ी सी है उसको और थोड़ी सी चीजें देकर, सुविधाएं देकर सबके साथ व्यवहार एक जैसा करना चाहता है। तो नौजवानों, आप पढ़े लिखे नौजवान, मुझे इस नौजवान की बात बहुत अच्छी लगी कि अभी वो छात्र, अभी मैं भी कहता हूं कि राजनीति कम से कम इंटर के बाद में बात होनी चाहिए। शिक्षक तक अपनी पढ़ाई जरूर करना और फिर राजनीतिक बातें करना, लेकिन समझना जरूर। प्लेटो कहा करते थे कि जो नौजवान अपने देश की राजनीति के बारे में नहीं सोचता वो खुद को तो धोखा दे ही रहा है,
और साथ साथ अपने समाज को, अपने देश को भी धोखा दे रहा है। तो मेरे नौजवान साथियों, आपने कीमती समय निकाला। हम जान रहे हैं परीक्षाओं का वक्त है, फिर भविष्य में हम बैठेंगे, फिर बातें करेंगे और आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हो, आप हमारे साथ हमारा साथ दोगे, तो किस तरह का आपकी बुनियादी बातें हैं और किस तरह की जरूरतें हैं, उन पर भी बात होगी। आप सबने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम।